साथियों नमस्कार। वीसी जोधपुर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण की कक्षाओं की श्रृंखला में पिछली कक्षा में हमने स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि के विभिन्न नियमों के बारे में चर्चा की थी। नियम संख्या 1 से लेकर 4 तक हमने पिछले वीडियो में व्यंजन संधियों को किया था और आज अगला अपना नियम संख्या 5 रहेगा। साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व की कक्षाओं में आपको अवगत करवाया था कि नियमों का कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई क्रम नहीं है, ना नियमों की कोई निश्चित संख्या है। हम अपनी सुविधा से जितना आसानी से संधि को सीख सकते हैं, उस हिसाब से मैंने इनको आपके सामने रखने की कोशिश की है और आगे की भी अपनी सीक्वेंस इसी टाइप से रहेगी। आप संधि के अच्छे से ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देखते रहें, उनको विग्रह करके उनका विश्लेषण करते हुए संधि को समझते रहें और नियमों को रटने की बजाय अधिक से अधिक उदाहरणों तक अपनी पहुंच बनाएं ताकि शब्द शुद्धि के मामले में भी आप एक मजबूत पकड़ बना सकें और संधि को भी अच्छे से समझ सकें। हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और किसी वीडियो में चीज कोई बहुत अच्छी लगती है तो उससे संबंधित कमेंट में भी बातें दर्ज करते रहें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम उससे भी अधिक अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर उपस्थित होते रहते हैं। तो चलिए हम आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने नियम संख्या 4 तक बात की थी। उसके बाद आज का अपना अगला नियम 5 रहता है। नियमों का कोई निश्चित मामला है नहीं, हम जिस हिसाब से सुविधा होगी उस हिसाब से नियमों को सेटल करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज का जो अपना नियम है उससे पहले हम उसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से फिर हम नियम की ओर जाएंगे। ये सीखने की दृष्टि से आसान काम होता है। चलिए, तो आज के हमारे सामने उदाहरण रहते हैं। देखिए आप, सर्वसाधारण एक शब्द है संरक्षण, एक है संवत, कैलेंडर के लिए आता है जो शब्द। अगला देखिए आप, संसार, इसमें स बार बार आ रहा है, इसके पीछे भी एक कारण है, इसकी बात हम करेंगे। किंवदंती, लोगों के मुंह से कही हुई किसी माइथ जैसी कहानी के लिए किंवदंती शब्द प्रयोग होता है, उसका हम यहाँ पे विश्लेषण करते हुए देखेंगे। संसार के बाद एक देखिए शब्द आप, संक्षेप। देखिए अब इस पर हम चर्चा करते हैं अपनी कि किस प्रकार इसमें संधि होती है। तो संरक्षण जो शब्द है उच्चारण से ही पता चलता है संरक्षण, तो सम और रक्षण होगा। तो देखिए इसमें नियम किस प्रकार काम करता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका विग्रह किया जाना, सम और रक्षण। अब एक ही शब्द के संधि विग्रह से हम समझ गए कि यहाँ जो म है उसका अनुस्वार हो गया है, म की बिंदी बन गई है। संधि का नियम या संधि की परिभाषा यही कहती है कि वर्णों में कोई एक प्रकार का विकार देखने को मिल जाए तो वहां पे संधि स्वीकार्य होती है। और यहाँ पर पूर्व वर्ण जो म है वो संधि युक्त शब्द में अनुस्वार के रूप में हो जाता है संधि युक्त शब्द में। तो देखिए नियम क्या बनता है कि म के बाद या पूर्व वर्ण म के बाद उत्तर वर्ण जो है, दूसरा वर्ण जो है, वो कोई भी अंतस्थ या उष्म व्यंजन रहने पर, अंतस्थ या उष्म व्यंजन रहने पर, वर्णों के वर्गीकरण के अनुसार समय हमने देखा था कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व और उष्म व्यंजनों के अंदर श, स, स और ह, इनका योग रहता है। तो फिर ऐसे में होगा क्या, जब म के बाद अंतस्थ या उष्म रहेगा तो सीधा सीधा नियम निकल कर आता है कि इनके स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार का अर्थ है इस प्रकार की ऊपर बिंदी बन जाना, जिसका उच्चारण म के रूप में हम यहां पर करेंगे। चलिए साथियों, म इससे म पूर्व वर्ण म रहता है, इससे आप समझ गए होंगे कि बार बार आगे स शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ये पूर्व वर्ण होता है म, इसको हलंत रूप में लेने के लिए हमें सम उपसर्ग का अधिक से अधिक उपयोग करना होता है। इसके उदाहरण अधिकतम ऐसे ही मिलते हैं और ये महत्वपूर्ण भी है। सम उपसर्ग से संबंधित जो संधियों के नियम होते हैं या संधियों के उदाहरण होते हैं वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आगे की अपनी संधि को करते हैं। अब संवत में क्या होगा, सर्वसाधारण बात है सम और वत। संवत शब्द कैलेंडर के लिए प्रयोग होता है। संसार, संसार का इस प्रकार होगा सम और सार, सम्यक सार, बढ़िया सार, उचित सार को कहते हैं समसार। किंवदंती, किम वदंती, किंवदंती बनता है, इससे किंवदंती कहते हैं। किंवदंती ऐसी कहानी को कहते हैं, दंत कथा को कहते हैं जो परंपराओं से चली आ रही हो। फिर है संक्षेप। अब संक्षेप में क्या है कि म न बोल के न बोला जाता है संक्षेप, और एक दृष्टि से देखा जाए तो संक्षेप जो है इस नियम को भी फॉलो नहीं करता, क्योंकि आप क्ष को देखिए, क्ष जो है न तो अंतस्थ है न उष्म है। ये जो है ये इन नियमों के अंदर, इन उदाहरणों के अंदर थोड़ा विशेष है, थोड़ा अलग है। आप चाहें तो इसको इस नियम से बाहर भी कर सकते हैं। हमने इसको यहाँ पर इसकी जो है विग्रह आपको दिखाने की दृष्टि से इसको इसके साथ रखा है, क्योंकि ये नियम फॉलो नहीं करता।
देखिए आप नियम फॉलो इस प्रकार नहीं करता, एक बार फिर देखिए कि यहाँ पे जो विग्रह होगा इस प्रकार होगा सम और क्षेप। अब नियम म तो पूर्व वर्ण का नियम तो फॉलो होता है, लेकिन क्ष ये जो है न अंतस्थों में न उष्मों में है, ये संयुक्त व्यंजनों के अंतर्गत आता है, इसलिए हम इसको विशेष मानकर अलग से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसके सिर्फ और सिर्फ विग्रह पर ध्यान देना है, ये नियम को फॉलो नहीं करता है तो कोई बात नहीं, उसका अपने कोई मैटर नहीं। इसके अलावा इसके कौन से उदाहरण होते हैं, तो बहुत सारे उदाहरण हैं। जो किताब मैंने आपको एनसीईआरटी की कक्षा 9 से 12वीं तक की किताब कही है, उस किताब में दिए हुए सीमित उदाहरणों को समझते हुए आप जिनका पेपर बहुत नजदीक है जैसे कि पीटीटी वाले, उनके पास टाइम कम है, तो वो मात्र सीमित उदाहरणों को देखते हुए उनका अधिक से अधिक विश्लेषण करते हुए आगे बढ़े। जितने आप उदाहरणों को अच्छे से देखेंगे उतने संधि के नियम आपके लिए सरल होते रहेंगे। देखिए कुछ उदाहरण और हैं। संसर्ग, जिसके इसका भी हम इसी प्रकार से करेंगे। सम और सर्ग, सम का मतलब तो सम उपसर्ग यानी सम्यक उचित होता ही, और सर्ग का मतलब होता है पाठ, प्रकरण, अध्याय, इनके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो संसर्ग हो सकता है। इसके अलावा भी सम उपसर्ग, किम उपसर्ग, इनसे रिलेटेड कई सारे अ, हो सकते हैं हमारे सामने उदाहरण, जिनका हम विश्लेषण करके अनुस्वार संधि को समझ सकते हैं। इस संधि को संस्कृत के अंदर मोनुस्वार कहते हैं, म से अनुस्वार बन जाता मोनुस्वार, लेकिन हिंदी में हम इसको कोई नाम नहीं देंगे, क्योंकि अनुस्वार संधि हिंदी में जो है फिर क्रॉस कर जाती है, व्यंजन संधि से बाहर हो जाती है, इसलिए आप म का अनुस्वार होने तक की बात को ध्यान में रखेंगे। इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले नियम पर। देखिए साथियों, अब इससे आगे के नियमों में बहुत ज्यादा झोल नहीं है, छोटे छोटे नियम हैं। समझने की दृष्टि से उनको हमें बारीकी से समझना होगा, क्योंकि नियम जितने ज्यादा होते हैं उलझना उतना ही ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम समझदारी से इनको सरल बनाने की कोशिश करें तो ये सरल भी हो जाते हैं। जैसे कि हम नियम याद न रखते हुए उदाहरणों पर ध्यान दें। अब इससे आगे के कुछ 4 या 5 नियम इस प्रकार से होंगे, जिनमें हम त और द की संधियां देखेंगे। त और द, ये जो दो अंतिम वर्ण होते हैं, संधियों के मामले में काफी परेशान करते हैं। अब इनकी संधियां किस प्रकार होती है, तो सर्वप्रथम सीधा सीधा आप समझिए कि त और द से बनता क्या क्या है। तो संधि के उपरांत हमें त और द से क्या क्या देखने को मिलता है, तो एक तो त या द की जगह च देखने को मिलता है, और एक इनकी जगह पे हमको ज देखने को मिलता है। कहीं पर इनकी जगह पे हमें ट देखने को मिलता है, और फिर मिलता है ड, और एक इनकी जगह पे अपने को ल देखने को मिलता है। सामान्यतः ये त और द से 5 प्रकार के व्यंजन जो है संधि के उपरांत देखने को मिलते हैं। इनमें से हम प्रत्येक की एक एक की बात करेंगे, किस स्थितियों में, किन स्थितियों में च बनता है, त और द का या दोनों का, किन स्थितियों में ज, किन में ट, किन में ड और किन में ल बनता है। इन पांचों को समझने के साथ अपना व्यंजन संधि का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्लियर हो जाएगा। तो द और त की जो संधियां हैं, इसको आप बड़े सावधानी से देखिएगा। इनका रोल संधि के साथ साथ शब्द शुद्धि में बहुत ज्यादा रहता है, कि कोई शब्द किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए चलते हम त और द से उदाहरणों के लिए। पहले हम उदाहरण देखेंगे, फिर उदाहरणों के अनुसार नियम को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो अगला अपना रहता है, देखिए उदाहरण लिखते हैं हम, विद्युत छटा। बहुत ही प्रसिद्ध रहा, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ शब्द है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से और संधियों के अंतर्गत उदाहरणों की दृष्टि से भी। और इसके अलावा कई सारे शब्द हमें देखने को मिलते हैं, जैसे शरद चंद्र, विच्छिन्न, विच्छिन्न। अब देखिए इसको हम विग्रह करके इसके नियम को स्थापित करते हैं, फिर आगे के कुछ उदाहरण आपके लिए मैं छोड़कर जाऊंगा, जिन पर आप विचार करेंगे। अब देखिए इसकी अगर हम संधि करें तो हमारे सामने शब्द रहता है, सार्थक शब्द होता है विद्युत। अब विद्युत का इसको आप हलन करेंगे, और आगे रहता है शब्द छटा, छटा, विद्युत छटा। अब ऐसे में हम आगे देखेंगे कि तुगागम संधि आएगी, जिसमें अगर इनके बीच में त न भी होता, विद्यु और छटा होता, तब भी चकार का आगम हो जाता, जिसको तुगागम कहते हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास विद्युत और छटा में त शब्द है, तो यहां पर जो है च का जो यहाँ पे च है, ये आगम न होकर आदेश है, और आदेश हुआ किसका है, तो च का हुआ है। तो इसका मतलब हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि त, द और त के बाद च या छ रहने पर, यह बात अभी तक हमारे सामने क्लियर हुई नहीं है। छ तो रहा है, च कैसे रहता है, इधर देखिए, शरत चंद्र से, शरत, शरत के साथ चंद्र रखिए, फिर इस च के कारण ये जो त है च में बदल जाएगा, और यहां पे इस छ के कारण त जो है च में बदल जाएगा। तो जहां पर भी त या द के बाद च और छ देखने को मिले, उस स्थिति में त और द जो है, इन दोनों में से जो भी रहेगा
वो च में बदल जाएगा, ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी पहली दृष्टि में त और द का जो है च कैसे बनता है उसको समझना है। फोकस किस पर करना है? उत्तर वर्ण पर, च और छ, क्योंकि द और त जो है ये बार बार देखने को मिलेगा 4-5 नियमों में। अंत में अगर च और छ रहेगा तब त या द किस में बदलेगा? च में। इसके जो संबंधित उदाहरण है ये इस प्रकार है 2-3, और उदाहरणों को हम देखते हैं। विच्छिन्न के अलावा सच्चित, सच्चित के अलावा आप देखिए सच्चरित्र, सच्चरित्र। ये देखिए ये शब्द कई बार शब्द शुद्धि में भी पूछे जाते हैं। ये शब्द शब्द शुद्धि में पूछा गया है, ये मेरी जानकारी में पूछा गया एक बार, और ये भी शब्द शुद्धि के अंतर्गत मेरी जानकारी के अंतर्गत पूछे गए। और ऐसा देखा जा सकता है कि इनकी जो विशिष्ट और जटिल संरचना है इसके हिसाब से किसी भी परीक्षा में शब्द शुद्धि के अंतर्गत भी पूछे जा सकते हैं। जो बात मैं बात बार आपको याद दिलाता हूं कि शब्द निर्माण की कोटियों के अंतर्गत शब्दों के जितने उदाहरण देखते हैं सिर्फ संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग तक सीमित नहीं रहे। आप शब्द की बनावट पर भी पूरा फोकस करें ताकि आगे के कई सारे टॉपिक आपके पहले से क्लियर हो जाए। आप शब्द शुद्धि पर जाएं तो आपको ऐसा लगे कि हमको तो सब शब्द शुद्ध लिखना ऑलरेडी आता है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ते हैं। इनसे संबंधित अगर आपको कोई कंफ्यूजन जैसी चीज स्थिति बनती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट देखते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत दे दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए और क्या उदाहरण हो सकते हैं? वृहत चरित्र, वृहत चरित्र, बड़ा चरित्र, या वृहत च भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ये जो अन्य उदाहरण है इनको आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे कि विच्छिन्न, विच्छिन्न, सतचित, सच्चित, सच्चरित्र, सच्चरित्र, और वृहत चरित्र, वृहत चरित्र। इस प्रकार जो है वो त या अद के बाद में च रहने पर त या द च में बदल जाता है, ये अपनी जगह पर वैसे ही रहते हैं। ये देखिए आप, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इस बात पर ध्यान रखना। छ यहाँ पे ऐसा भी पड़ा है, च जो है ये भी यहाँ पे ऐसा ही है, जो कि हमने स्वर संधियों में देखा था कि हर जगह पर संधि में जो दो वर्ण मिलते हैं दोनों में परिवर्तन नहीं आता। कहीं पर एक में परिवर्तन आता है, बहुत रेयर चांस में दोनों बदलते हैं, जिनको एकादेश कहा जाता है। दोनों की जगह पे एक हो जाना एकादेश कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम त या द से अगले नियम को पढ़ते हैं कि त या द से ज किस प्रकार बनता है। त या द से ज किस प्रकार बनता है, तो उसके लिए च के बाद ज आता है, तो उसके हम पहले उदाहरण देखते हैं। बहुत सारे उदाहरणों से हम फिर नियम की ओर बढ़ेंगे। देखिए शब्द अगला है हमारा उज्ज्वल। क्या उज्ज्वल सही है? तो समस्या यहां आती है कि उज्ज्वल सही नहीं है। उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और आज हम इसको भी समझेंगे कि ये उज्ज्वल जो है इस प्रकार क्यों लिखा जाता है। उज्ज्वल का ये शब्द है, तबकि इसके यहाँ प्रॉब्लम आती है, एक प्रोज्वल शब्द आता है, उसमें डबल ज डालने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। अब यहाँ पे जो कई बार तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उज्ज्वल को यहाँ बड़ा ऐसे लिखा हुआ देखकर हम सही कर देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है, इसमें ज इस प्रकार से विन्यास रहेगा इनका। कहीं पे ज एक देखने को मिलता है, वो भी गलत है। अब क्या है कि इस उज्ज्वल में दो ज देखकर प्रोज्वल में दो ज डालने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। प्रोज्वल ये शुद्ध रहेगा, प्र और उज्ज्वल, प्र और ज्वल, उज्ज्वल नहीं है, प्र और ज्वल। यहाँ पे संधि जो है प्र और ज्वल से बनती प्रोज्वल, प्रोज्वल। यहाँ पे ज्वल है, सिर्फ ज्वाला से बना हुआ, तो इसमें डबल ज नहीं आएगा। अब उज्ज्वल के अलावा आप देखिए यावत जीवन, विपद जाल से बनता है, विपद जाल। अब इसका एक का विन्यास देखते हैं और नियम को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। देखिए उज्ज्वल में सीधा सीधा साफ साफ नजर आ जाता है पहले से कि शब्द क्या है, उज्ज्वल। अब इसमें दो ज कहां से आई, तो नियम को देखते हैं कि त या द के बाद ज या झ के रहने पर, त या द के बाद ज या झ के रहने पर जो त या द है ये इस ज में बदल जाएंगे। दो आएंगे यहाँ पे, उत्तर वर्ण के रूप में हमेशा दो आएंगे, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण, दोनों आएंगे। देखिए एक अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है। च और छ में भी एक अल्प प्राण एक महाप्राण था। इस बातों को हमें ध्यान में रखेंगे। इस स्थिति में जो त या द है दोनों में से जो भी होगा ज में बदल जाएगा, और इस प्रकार इसको त या द का ज वाला नियम कहते हैं कि ज का निर्माण कैसे कैसे होता है। अब इसमें मैं जो उदाहरण और लिख रहा हूं उन पर आप नजर डालेंगे और आप कोशिश करेंगे कि उनमें से आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। विपद जाल के अलावा देखिए एक अच्छा उदाहरण देता हूं मैं, महझंकार, महझंकार। इसका उच्चारण इस प्रकार से होगा, महझंकार। थोड़ी सी इसमें अगर कोशिश करें तो आपको त पकड़ में भी आ सकता है, महझंकार।
लेकिन फिर उच्चारण की सुविधा के हिसाब से इसको महत-झंकार ही बोलना पड़ता है। अब देखिए एक शब्द और है उज्जैनी। उज्जैनी। अब इसमें ये जो है शब्द शुद्धि की दृष्टि से काम आता है, इसको थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा वापस। देखिए साथियों, उज्जैनी एक इसका उदाहरण और रहता है, उज्जैनी। अब बाकी वालों का हम जो है विग्रह करके देख लेते हैं कि यावत जीवन, यावत त रहेगा, यावत तावत संस्कृत के शब्द हैं, यावत जीवन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें त और द की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो यहां पर भी महत शब्द रहेगा और यहाँ पे उत्त रहेगा, लेकिन यहाँ पर विपद रहेगा, क्योंकि विपत्त नहीं होता है, विपद होता है। तो ऐसा अगर कोई उदाहरण हो तो वो हॉटस्पॉट रहता है प्रश्न पूछे जाने की दृष्टि से। विपद और जाल, विपद जाल, यहाँ पे जो है द का ज बन रहा है, त का ज नहीं बन रहा है। महत जंकार में कोई समस्या नहीं, इसमें त ही है। और उज्जयिनी ये शब्द शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिए। उज्जयिनी जैसे उज्ज्वल है ना, उसी प्रकार से उज्जयिनी प्रसिद्ध है। अब इसका थोड़ा विन्यास देखिए आप, उत और जयिनी शब्द है, आप इस जयिनी को फोकस करिएगा, बाकी वाला आपसे अपने आप हो जाएगा। जब भी शब्द शुद्धि में शब्द की जरूरत पड़े तो जयिनी यानी जीतने वाली, जय प्राप्त करने वाली। उत का मतलब है ऊपर, अच्छी ऊंचे स्तर की जय प्राप्त करने वाली किसी जगह को उज्जैनी कहते हैं। अब उज्जैनी प्राचीन भारत में एक नगर का नाम था, यानी अच्छी अच्छी विजय प्राप्त करने वाली नगरी या फिर नगर। इस प्रकार इसके उदाहरण देते हैं। बच्चा एक ही है तो इसका हम कर देते हैं महत और झंकार। ये भी अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा उदाहरण है, महत झंकार। इसमें त का ज बन रहा है उत्तर वर्ण झ रहने पर। यहां देखिए हमने झ भी रखा है, इसको महाप्राण ध्वनि का भी सम्मिलन किया है साथ में। तो इस प्रकार जो है द और त के बाद ज और झ रहने पर त या द की जगह पे ज हो जाता है। इस प्रकार च और ज का हमारा उदाहरण है जो पूरे हुए। अब इससे आगे के उदाहरण हम देखते हैं कि किस प्रकार त और द की जगह पे ट हो जाता है। चलिए, इसके उदाहरण सीमित है। एक उदाहरण आप देखिए, तट्टिका। ये इसी प्रकार के टीका वाले अधिकतम उदाहरण इसके देखने को मिलेगा। एक मिल सकता है आपको बृहट्टंकार। इस प्रकार के उदाहरण 2 3 4 5 अधिक से अधिक 5 7 उदाहरण है इसके वैध जो पूछे जाते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा ये दो उदाहरण पूछे जाते हैं, संधियों में भी और शब्द शुद्धि में भी। अब इसका हम विच्छेद करके देखेंगे। अब तक पीछे की संधियों को देखकर आप समझ चुके होंगे कि इसका उदाहरण, इसका जो है विच्छेद किस प्रकार होगा, विग्रह किस प्रकार होगा। तत् और टीका। तट्टिका की जगह पे सट्टिका भी हो सकता है। सतटीका, टीका का मतलब होता है किसी भी पूर्व में कथित, पूर्व में लिखित या पूर्व में बताई गई बात पर टिप्पणी करना। और टिप्पणी के रूप में जो ग्रंथ लिखा जाता है या टिप्पणी लिखी जाती है उसको एक संज्ञा के रूप में टीका कहा जाता है। जैसे आपने कई ग्रंथों के बारे में सुना होगा कि कुंभा ने गीत गोविंद पर टीका लिखी। तो गीत गोविंद पहले से लिखा गया ग्रंथ था जिस पर कुंभा ने एक टिप्पणी रूपी ग्रंथ लिखा, उसको टीका कहते हैं। अब देखिए नियम निकल कर आता है कि त या द के बाद क्या रहने पर, तो ट। और ट के साथ इसका महाप्राण भी हम रखेंगे कि ट या ठ रहने पर इसकी जगह पे ट हो जाता है। जैसा कि इन नियमों में आप देख रहे हैं, वृहत टीका, टीका वाला शब्द यहाँ पे बार बार ज्यादा रहेगा। और वृहत टंकार, वृहत टंकार, टंकार का मतलब क्या होता है, धातु से निकलने वाली त्विर ध्वनि। जो खासकर टंकार जो है धनुष के संबंध में किया जाता है कि धनुष की प्रत्यंशा चढ़ाकर उसका सही होने का जो संकेत होता है, धनुर्युद्ध की शुरुआत, धनुष से लड़े जाने वाला, तीरों से लड़े जाने वाले युद्ध की शुरुआत का संकेत होता है, वो टंकार के रूप में या टंकार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जो है त और द से ट देखने को मिलेगा। उदाहरणों को वापस से फोकस करना आप, और उदाहरण को सिर्फ संधि की दृष्टि से नहीं, शब्द की दृष्टि से भी आप देखते रहिएगा। अब त या द का जो है ज के बाद ड कैसे बनता है, तो ये नियम करीब हो जाएगा 8वां। ड कैसे बनता है आप देखिए। ड के उदाहरणों को हम आपके सामने रखते हैं। इसका एक उदाहरण है बहुत अच्छा, उड्डयन। ये उदाहरण बार बार हमारे सामने कई बार देखने को मिलता है कि उड्डयन क्या होता है। अब इसमें कई जगह पे जो है ड अकेला देखने को मिल जाता है, कई जगह पर दोनों ड को पूरा पूरा लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन इसको हम तब समझ पाएंगे कि इसकी सही संरचना कैसी है। तो संधि के अनुसार ही हम इसको सही सही समझ पाएंगे। अब आगे देखिए, एक शब्द और आता है, भवद डमरू। भवद डमरू, भवत का मतलब है आप से संबंध, डमरू का मतलब डमरू वाद्य यंत्र होता है। अब इसको देखिए, उड्डयन में क्या रहता है,
तो उत्तधन डयन रहता है शब्द, उत्तडयन। अब इससे समझ लीजिए आप कि जो त है वो किस में जाएगा, ड में बदलेगा। तो त और द के बाद अगर ड और महाप्राण ढ रहते हैं तो त और द के स्थान पर क्या हो जाता है, ड हो जाता है। इस प्रकार उड्डयन की तरह शब्द बनता है। वैसे ही भवत डमरू का भी ठीक वैसे ही बनेगा, भवत और डमरू। इससे आप समझ सकते हैं। त और द की जो संधियां है इसके सीमित उदाहरण है हमारे पास, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है। हम बड़े नियमों को रटने और उनके पीछे पड़े रहते हैं, जबकि सरल सरल जो शब्द होते हैं जो समझ में भी आसानी से आते हैं और संधि के अलावा अपने शब्द भंडार पर भी पकड़ बनाने में हमारी मदद करते हैं, उनसे अक्सर हम मतलब दूर रह जाते हैं, उन पर पकड़ बनाने की हमारी कोशिश कम रहती है। इस प्रकार हमारा जो त से च छ ज झ नहीं ज झ और ज झ के रहने पे च बन जाता है, त और द की जगह पे, या फिर ट और ठ रहने पर इसका ट बन जाता है, और अब ड ढ की जगह पे इसका ड बन जाता है। इतने हम कर चुके हैं। अब अगला नियम आप नौवां देखिए, जो कि ल के संबंध में है। अंतिम हमने चारों में ल को रखा था। इससे संबंधित संधियां अब तक की त ल की संधियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके उदाहरण शब्द शुद्धि में भी ज्यादा आते हैं, और संधि के अंतर्गत भी इसके उदाहरण ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। इसका आप पहला शब्द देखिए, उल्लंघन। जिन्होंने एक दो परीक्षाएं भी दी है वो जरूरी जानते हैं कि उल्लंघन शब्द काफी महत्वपूर्ण होता है, संधि के मामले में भी और शब्द शुद्धि के मामले में भी। उल्लेख, तल्लीय। अब उदाहरण को समझते हैं, उदाहरण का विग्रह करके हम नियम को स्थापित करते हैं। देखिए आप, उल्लंघन। अब उल्लंघन का जो विच्छेद है, विग्रह है, इस प्रकार होगा, उल्लंघन, उत्लंघन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो त और त या द के बाद ल आ रहा है, अकेला रहेगा। यहाँ पे ल का महाप्राण नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ल अकेला आएगा। तो ऐसी स्थिति में त हो चाहे द हो, इनके स्थान पर क्या हो जाता है, ल हो जाता है। और इस प्रकार ये अपना नौवां नियम क्लियर होता है कि उत धन लंघन से उल्लंघन बनता है। वैसे ही उत और लेख से क्या बनता है, उल्लेख। आगे के जो उदाहरण है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप तल्लीन को करके देखिए। तत्लीन, उसमें लीन, उसमें लीन। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सब कुछ भूलकर किसी काम में लग जाता है तो उसके लिए तल्लीन शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो व्यक्ति किसी कार्य विशेष में तल्लीन हो गया। इसके अलावा देखिए हमारे सामने शब्द है पल्लव। पल्लव के अलावा देखिए उल्लास। उल्लास ये शब्द भी बहुत बार देखने को मिलता है। अब इसमें पहचानने में ज्यादा समस्या ही नहीं होती, क्योंकि इसमें द्वित्व वर्णों का द्वित्व रूप देखने को मिलता है। दो दो वर्ण एक साथ लिखे हुए देखने को मिलते हैं, जिससे कि हमारा काम और ज्यादा आसान हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, तत्लीन, इसमें पतलव, इसमें उत्लास। इसमें सारे के सारे अंत वाले त और त की जगह पे ल बनते हुए द्वित्व वर्ण ल का जो रूप है वो इसमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार त और द से जो है ल के रूप बनते हैं, और करीब करीब त और द की संधियां इस प्रकार पूरी होती है। खासकर इसके उदाहरणों पे जो इस प्रकार के द्वित्व वर्ण लिए हुए होते हैं, और त और द जो कि छोटे नियम है, कम नियम है, इसके सीमित उदाहरण हमने देखे हैं। लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से, शब्द संपदा की दृष्टि से, ये जो आज के अपने उदाहरण रहे वो सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं हम अपने अगले नियमों के साथ व्यंजन संधि को जारी रखते हुए। तब तक आप अपना अभ्यास जारी रखें। शुभकामनाएं। धन्यवाद।